हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुटबॉल बिगिंस। तो आज हम लोग यूएफए नेशंस लीग के फाइनल के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो ये मैच आपका क्रोएशिया और स्पेन के बीच में खेला गया था, जिसमें स्पेन ने क्रोएशिया को पेनल्टीज़ में 5-4 के स्कोर से बीट कर दिया और स्पेन ने यूएफए नेशंस लीग का टाइटल जीत लिया है। तो अगर हम इस मैच के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें और अगर हम पहले दोनों टीम्स के लाइनअप्स को एक बार देख लें, तो स्पेन आपका 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ ही ये मैच खेल रही थी और स्पेन का जो लाइनअप था वो मोर और लेस सिमिलर ही था जो उनका लाइनअप था इटली के अगेंस्ट। तो स्पेन के लाइनअप में आपका गोलकीपर था उनाई सिमोन। स्पेन के लाइनअप में जो दो सेंटर बैक्स थे उनमें से एक था आइमेरिक लेपोर्ट और दूसरा था आपका रॉबिन ले नॉर्मैंड। और स्पेन के लाइनअप में जो लेफ्ट बैक था वो था आपका जोर्दी आल्बा और राइट बैक था हेजूस नावास। स्पेन के लाइनअप में जो दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे उनमें से एक था रॉड्री और दूसरा था आपका फैबियन रुइस। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने यूएफए नेशंस लीग के फाइनल के बारे में एक छोटा सा प्रीव्यू किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि फैबियन रुइस रिप्लेस कर सकते हैं मिकेल मेरिनो को एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर स्पेन के लाइनअप में क्रोएशिया के अगेंस्ट फाइनल में। तो वही हुआ और फैबियन रुइज ने रिप्लेस कर दिया मिकेल मेरिनो को स्पेन के लाइनअप में डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन में। और स्पेन के लाइनअप पे जो तीन अप फ्रंट मिडफील्डर्स थे उनमें से एक था गावी, दूसरा था आपका येरेमी पिनो और तीसरा था एसेंसियो। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि एसेंसियो किसी एक मिडफील्डर को रिप्लेस कर सकते हैं और एसेंसियो ने आपका रॉड्रिगो मेरेनो को रिप्लेस कर दिया मिडफील्डर पोजीशन में। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि होजेलू एल्वारो मोराता को रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्राइकर पोजीशन में क्रोएशिया के अगेंस्ट फाइनल में। पर ये मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं रहा और एल्वारो मोराता ने ही स्टार्ट किया स्पेन के लाइनअप में स्ट्राइकर पोजीशन में। तो अब अगर हम सब्सटीट्यूट्स के बारे में थोड़ा सा देख लें, तो आपका सेकेंड हाफ में फैबियन रुइस की जगह सब्सटीट्यूट इन हुए थे मिकेल मेरिनो। आपका गावी के जगह सब्सटीट्यूट इन हुए थे डैनी ओल्मो। और आपका एल्वारो मोराता के जगह सब्सटीट्यूट इन हुए थे होजेलू। और आपका येरेमी पिनो की जगह सब्सटीट्यूट इन हुए थे अंसू फाटी। और सेकेंड हाफ में और एक जो सब्सटीट्यूशन हुआ था वो हुआ था नाचो सब्सटीट्यूट इन हुए थे रॉबिन ले नॉर्मैन की जगह, क्योंकि रॉबिन ले नॉर्मैन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे सेकेंड हाफ में। और एक्स्ट्रा टाइम में एक और सब्सटीट्यूशन हुआ था, वो था कि आपका डैनी कार्वाहाल सब्सटीट्यूट इन हुए थे हेजूस नवाज की जगह। तो ये था कुछ स्पेन के लाइनअप के बारे में। अब अगर हम क्रोएशिया के लाइनअप को एक बार देखें, तो क्रोएशिया आपका 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ ही ये मैच खेल रही थी और क्रोएशिया का लाइनअप ऑलमोस्ट सिमिलर था जो उनका लाइनअप था नीदरलैंड्स के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। तो क्रोएशिया के लाइनअप में आपका गोलकीपर था लिवाकोविच। क्रोएशिया के लाइनअप में जो दो सेंटर बैक्स थे उनमें से एक था सुतालो और दूसरा था एरलिच। तो क्रोएशिया का जो लाइनअप था नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उसमें आपका जो दो सेंटर बैक्स था वो था विडा और सुतालो। पर इस मैच में वो एक ही चेंज था, वही एक चेंज था कि विडा के जगह आपका एरलिच खेल रहे थे सेंटर बैक पोजीशन में। और क्रोएशिया के लाइनअप में जो दो फुल बैक्स थे उनमें से लेफ्ट बैक था आपका पेरिसिच और राइट बैक था आपका यूरानोविच। और क्रोएशिया के लाइनअप में जो तीन मिडफील्डर्स थे उनमें से एक था ब्रोजोविच, दूसरा था मॉड्रिच, तीसरा था आपका कोवाचिच। और क्रोएशिया के लाइनअप में जो तीन अफ्रंट अटैकर्स थे उनमें से लेफ्ट विंग में खेल रहा था इवानुसेच, राइट विंग में खेल रहा था पेसलिच और स्ट्राइकर पोजीशन में खेल रहा था आपका क्रैमरिच। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने और एक प्रेडिक्शन किया था कि पेटकोविच शायद रिप्लेस कर सकते हैं क्रैमरिच को क्रोएशिया के लाइनअप में स्ट्राइकर पोजीशन में फाइनल में स्पेन के अगेंस्ट। तो ये मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ और क्रैमरिच ही खेल रहे थे क्रोएशिया के लाइनअप में स्ट्राइकर पोजीशन में स्पेन के अगेंस्ट। और क्रोएशिया के जो सब्सटीट्यूट्स हुए थे उनमें से आपका जो सब्सटीट्यूशंस हुआ था उनमें से आपका पैसालिच रिप्लेस हो गए थे और उनके जगह आपका आए थे पेटकोविच सब्सटीट्यूट इन होकर। फिर मायर सब्सटीट्यूट इन होकर आए थे। और एक जो सब्सटीट्यूट हुआ था वो हुआ था आपका एक्स्ट्रा टाइम में स्टैनिसिच सब्सटीट्यूट इन होकर आए थे आपका यूरानोविच की जगह। पर स्टैनिसिच ने बहुत ही कम टाइम खेला था एक्स्ट्रा टाइम में। और ये कुछ था क्रोएशिया के लाइनअप के बारे में। अब अगर हम मैच के बारे में देखें, तो मैच में अगर हम पहले क्रोएशिया के स्टैट्स देखें तो क्रोएशिया ने 12 शॉट्स लिए थे जिसमें से 5 शॉट्स ऑन टारगेट था। और क्रोएशिया के चांसेस के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें
तो फर्स्ट हाफ में क्रैमरिच को एक बहुत ही अच्छा चांस मिला था, गोल स्कोरिंग चांस, जो आइमेरिक रैपोर्ट ने एक अच्छा लास्ट डिच टैकल करके क्रैमरिच को डिनाई कर दिया था गोल स्कोर करने से। फिर पैसालिच को भी एक अच्छा चांस मिला था गोल स्कोर करने का, पर रॉबिन ले नॉर्मैंड ने एक अच्छा इंटरसेप्शन करके पैसालिच को गोल स्कोर करने से डिनाई कर दिया था। फिर एक्स्ट्रा टाइम में मायर को फिर से एक चांस मिला था गोल स्कोर करने का, पर नाचो ने आपका एक लास्ट डिच टैकल करके फिर से मायर को डिनाई कर दिया गोल स्कोर करने से, और क्रोएशिया लीड नहीं ले पाए। अब अगर हम इवान पेरिसिच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, तो इवान पेरिसिच का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था आपका स्पेन के अगेंस्ट फाइनल में। और इवान पेरिसिच आपका लेफ्ट साइड जो था क्रोएशिया का, वहाँ वहाँ से कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे स्पेन के डिफेंस में, और वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इवान पेरिसिच ने कि ऐसा लग रहा था कि हेजुस नवास खेल ही नहीं रहे हैं स्पेन के लाइनअप में राइट बैक पोजीशन में। आपका पेरिसिच ने नलीफाई कर दिया था हेजुस नवास का प्रेजेंस स्पेन के लाइनअप में। और अगर हम चांसेस देखें तो इवान पेरिसिच हर एक एरियल डुएल जीत रहे थे हेजुस नवास के अगेंस्ट, और इवान पेरिसिच ने दो बहुत अच्छे हेडर भी लिए थे, पर उनाई सिमोन ने उसको लकीली सेव कर दिया था। और इवान पेरिसिच का दो बहुत अच्छा क्रॉस आया था, जिसमें यूरानोविच को एक क्रॉस मिला था, पर यूरानोविच ने एक अच्छा शॉट भी लिया था पर वो मिस हो गया था। पैसालिच को भी एक अच्छा हेडर मिला था, और पर पैसालिच ने वो मिस कर दिया था। और अदर देन दिस अगर हम देखें तो ब्रोजोविच का एक अच्छा शॉट था, पर वो उनाई सिमोन ने सेव कर दिया था। और ये कुछ चांसेस थे। और अगर हम देखें तो ब्रोजोविच का और एक शॉट था जो ब्लॉक हो गया था, और कोवाचिच का एक शॉट था जो डिफ्लेक्ट हो गया था, और क्रोएशिया को एक कॉर्नर मिला था। तो ये कुछ चांसेस थे क्रोएशिया के। और क्रोएशिया ने आपका 45% पोजीशन रखा था, क्रोएशिया ने 11 फाउल्स कमिट किए थे, और क्रोएशिया को 4 कॉर्नर किक्स मिला था। अब अगर हम थोड़ा सा स्पेन के स्टैट्स को देखें तो स्पेन ने 21 शॉट्स लिए थे, जिसमें से बस 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे। और अगर अब हम स्पेन के चांसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, तो फर्स्ट हाफ में फैबियन रुइस को एक चांस मिला था जिसमें उन्होंने एक क्रॉस कम शॉट लिया था, पर वो लिवाकोविच ने फंबल कर दिया था, और अल्वारो मोराता को एक चांस मिला था, पर लिवाकोविच पहले ही उसको क्लियर कर दिए। फिर गावी को फर्स्ट हाफ में एक चांस मिला था जिसमें उन्होंने एक अच्छा शॉट लिया था, पर थोड़े से मार्जिन से वो शॉट मिस हो गया और गावी गोल स्कोर नहीं कर पाए। फिर अगर हम और चांसेस के बारे में बात करें तो आपका एल्वारो मोराटा को एक अच्छा क्रॉस मिला था, जोर्डी अल्बा ने एक अच्छा क्रॉस दिया था एल्वारो मोराटा को, और एल्वारो मोराटा ने एक अच्छा हेडर भी लिया था, पर वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। फिर जोर्डी अल्बा का और एक अच्छा क्रॉस था जो मार्को एसेंसियो को मिला था, और मार्को एसेंसियो ने एक अच्छा हेडर लिया था, पर वो गोल पोस्ट के थोड़े से ऊपर से बॉल चला गया। और अब अगर हम देखें तो आंसू फाटी का सेकेंड हाफ में एक अच्छा इन बिहाइंड रन था, डिफेंस के इन बिहाइंड एक रन था, और उसमें जोर्डी अल्बा ने एक पास दिया था, पर लिवाकोविच ने उसको क्लियर कर दिया था बॉल को, और रिबाउंड आया था आपका फैबियन रुइस के पास, और फैबियन रुइस ने एक अच्छा लूपिंग या फिर चिप शॉट भी लिया था, पर वो थोड़े से मार्जिन से गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया बॉल। अब अगर हम और दूसरे चांसेस के बारे में देखें तो एसेंसियो को और दो चांसेस मिले थे, पर वो कन्वर्ट नहीं कर पाए उन दो चांसेस को, उनको अच्छा दो चांसेस मिला था। फिर आपका आंसू फाटी का एक क्रॉस आया था डैनी ओल्मो के लिए, पर डैनी ओल्मो उसको उसको उस क्रॉस में एक अच्छा शॉट भी लिए थे, पर शॉट को ब्लॉक कर दिया था क्रोएशिया के डिफेंडर्स ने। और एसेंसियो का और एक शॉट था जो ब्लॉक हो गया था, और रिबाउंड आया था आपका डैनी ओल्मो के पास, पर डैनी ओल्मो शॉट भी लिए थे, पर वो गोल पोस्ट के ऊपर से चला गया। और एक बहुत ही अच्छा चांस मिला था आपका आंसू फाटी को, जब मिकेल बेरिनो ने एक लो क्रॉस दिया था आंसू फाटी को, और आंसू फाटी ने एक बहुत ही अच्छा शॉट भी लिया था, गोल स्कोरिंग शॉट, पर इवान पेरिसिच ने एक गोल लाइन क्लियरेंस करके आपका आंसू फाटी को डिनाई कर दिया स्कोर करने से, और स्पेन आपका लीड नहीं ले पाया। और अदर देन दिस रॉड्री का एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग रेंज शॉट था जो मिस हो गया था। और अदर देन दिस अगर हम देखें तो और भी शॉट्स थे, जैसे एल्वारो मोराता को और दो तीन चांसेस मिले थे जो वो कन्वर्ट नहीं कर पाए।
फिर फैबियन रुइज का कुछ शॉट्स था जो ब्लॉक हो गया, एसेंसियो का कुछ शॉट्स था जो ब्लॉक हो गया, रॉड्री का भी कुछ शॉट्स था जो डिफ्लेक्ट हो गया था और कॉर्नर मिला था स्पेन को। एसेंसियो का भी एक शॉट था जो डिफ्लेक्ट हो गया था और स्पेन को कॉर्नर मिला था। फिर आइमेरिक लेपोर्ट का भी एक हेडर था जो आपका लिवाकोविच ने इजीली सेव कर दिया। तो कोई भी टीम नॉर्मल टाइम में स्कोर नहीं कर पाया। ना स्पेन स्कोर कर पाया नॉर्मल टाइम में, ना क्रोएशिया स्कोर कर पाया नॉर्मल टाइम में। और एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीम्स का स्कोर लाइन 0-0 ही था और मैच आपका पेनल्टीज़ में गया। तो पेनल्टीज़ में क्रोएशिया ने पहला पेनल्टी लिया था और क्रोएशियन टीम से जो पहला पेनल्टी लिया था वो था व्लासिच, जिन्होंने स्कोर कर दिया था। फिर स्पेन के टीम से पहला पेनल्टी लिया था आपका होजेलू, जिन्होंने भी स्कोर कर दिया था। फिर क्रोएशियन टीम से ब्रोजोविच ने सेकंड पेनल्टी लिया था और स्कोर कर दिया था। फिर स्पेन के टीम से सेकंड पेनल्टी लिया था रॉड्री और उन्होंने भी स्कोर कर दिया। फिर क्रोएशियन टीम से मॉड्रिच ने थर्ड पेनल्टी लिया और उन्होंने ऑब्वियसली स्कोर कर दिया। और स्पेन के टीम से थर्ड पेनल्टी लिए आपका मिकेल मेरिनो और स्कोर कर दिए। फिर क्रोएशियन टीम से आपका फोर्थ पेनल्टी लिए मायर, पर मायर ने अच्छा पेनल्टी लिया था पर उनाई सिमोन ने एक ब्रिलियंट सेव करके मायर को डिनाई कर दिया गोल स्कोर करने से। और फिर स्पेन के टीम से फोर्थ पेनल्टी लिए थे एसेंसियो और क्रोएशियन टीम से फिर फिफ्थ पेनल्टी लेने आए थे पेरिसिच और पेरिसिच ने कन्वर्ट कर दिया था पेनल्टी। फिर स्पेन के टीम से जो फिफ्थ पेनल्टी लेने आए थे वो थे आइमेरिक लेपोर्ट। तो आइमेरिक लेपोर्ट ने एक अच्छा पेनल्टी भी लिया था पर वो अनफॉर्चुनेट थे और वो बॉल बार पे लग गया और आइमेरिक लेपोर्ट गोल स्कोर कर नहीं पाए। फिर पेनल्टीज आपका सडन डेथ में चला गया और सडन डेथ में क्रोएशियन टीम से पहला पेनल्टी लेने आए पेटकोविच। पेटकोविच ने पेनल्टी लिया पर उनाई सिमोन ने वो पेनल्टी सेव कर दिया था। और फिर स्पेन के टीम से पेनल्टी लेने आए आपका डैनी कार्वाहाल और डैनी कार्वाहाल ने इजीली पेनल्टी को स्कोर कर दिया और स्पेन को यूएफए नेशंस लीग के फाइनल मैच जिता दिया। तो ये और अगर हम देखें स्पेन के स्टैट्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें तो स्पेन ने 55% पोजीशन रखा था और स्पेन ने 18 फाउल्स कमिट किए थे और स्पेन को 8 कॉर्नर किक्स मिला था। तो ये कुछ था मैच के बारे में। अगर हम थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करें और अगर हम पहले क्रोएशिया के प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्रोएशिया के टीम में आपका लिवाकोविच का अच्छा परफॉर्मेंस था। क्रोएशिया के डिफेंडर्स जितने भी थे उनका अच्छा परफॉर्मेंस था। आपका एडलिच का अच्छा परफॉर्मेंस था, सुतालो का अच्छा परफॉर्मेंस था, यूरानोविच का अच्छा परफॉर्मेंस था, पेरिसिच का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। वो पूरा खा गए थे हेजुस नवास को। वो हेजुस नवास को मतलब हेजुस नवास का जो प्रेजेंस था वो उन्होंने नलीफाई कर दिया था। पेरिसिच का इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर आपका जो क्रोएशिया के मिडफील्डर्स थे आपका ब्रोजोविच, मॉड्रिच और कोवाचिच, उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। क्रोएशिया के जो अटैकर्स थे पेसलिच और इवानुसेच, उनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। क्रामारिच का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। फिर क्रोएशिया के जो सब्सटीट्यूट्स हुए, मायर का ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, पेटकोविच का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। और आपका और एक सब्सटीट्यूट इन हुए थे स्टैनिसिच, पर स्टैनिसिच उतना टाइम नहीं खेले तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि परफॉर्मेंस कितना था। वो शायद 5 मिनट या ऐसा ही कुछ खेले थे एक्स्ट्रा टाइम में। तो ये था क्रोएशियन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। अब अगर हम स्पेन के प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो स्पेन का जो डिफेंस था वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस मैच में। स्पेन के डिफेंडर्स ने बहुत सारे गोल स्कोरिंग चांसेस डिनाई किए थे क्रोएशियन प्लेयर्स के। और स्पेन के टीम में आपका उनाई सिमोन का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे सेव्स किए थे। फिर आइमेरिक लेपोर्ट का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, उन्होंने क्रामरिच को डिनाई किया था गोल स्कोर करने से। फिर रॉबिन लेनॉर्मंड का एक अच्छा परफॉर्मेंस था, उन्होंने पेसलिच को डिनाई किया था गोल स्कोर करने से। नाचो का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था जब वो सब्सटीट्यूट इन होकर आए और उन्होंने मायर को गोल स्कोर करने से डिनाई किया था। फिर जोर्डी अल्बा का एक अच्छा परफॉर्मेंस था। हेजुस नवास का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, वो कंटिन्यूसली पेरिसिच के साथ जो एरियल डुएल्स हो रहे थे वो हार रहे थे। फिर स्पेन के लाइनअप में जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे उनमें से रॉड्री का एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, फैबियन रुइस का भी अच्छा परफॉर्मेंस था, मिकेल मेरिनो का भी अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर येरेमी पिनो का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, गावी का अच्छा परफॉर्मेंस था।
आपका एसेंसियो का भी अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर जो सब्स्टिट्यूट इन हुए थे आंसू फाटी, उनका भी अच्छा परफॉर्मेंस था। आपका डैनी ओल्मो का भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, उन्होंने कुछ अच्छे चांसेस मिस कर दिए। फिर आपका जो स्ट्राइकर था एल्वारो मोराटा का उतना अच्छा गेम नहीं था मेरे ओपिनियन में। होजेलू का भी ठीक ठाक गेम था। तो ये और डैनी कार्वाल सब्स्टिट्यूट इन होकर आए थे एक्स्ट्रा टाइम में हेजुस नवास की जगह। तो जब डैनी कार्वाल सब्स्टिट्यूट इन होकर आए तो जो पेरिसिच अटैक कर रहा था क्रोएशियन टीम के लेफ्ट साइड से, वो अटैक थोड़ा सा कम हो गया और डैनी कार्वाल थोड़ा सा डिफेंस में स्टेबिलिटी लाए थे स्पेन के, जब डैनी कार्वाल सब्स्टिट्यूट इन होकर आए हेजुस नवास की जगह एक्स्ट्रा टाइम में। तो ये कुछ था स्पेन के प्लेयर्स के बारे में, क्या परफॉर्मेंस था स्पेन के प्लेयर्स का। तो स्पेन ने क्रोएशिया को पेनल्टीज में 5-4 के स्कोर से बीट कर दिया और स्पेन ने अपना पहला यूएफए नेशंस लीग ट्रॉफी जीत लिया। और स्पेन ने 11 ईयर्स बाद अपना पहला इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता। इससे पहले उन्होंने 2012 में यूरो जीता था और उसके बाद 2023 में उन्होंने यूएफए नेशंस लीग ट्रॉफी जीता। और स्पेन का ये पहला यूएफए नेशंस लीग ट्रॉफी है। और अब अगर हम क्रोएशिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्रोएशिया इस बार भी हर बार की तरह यूएफए नेशंस लीग के फाइनल में स्पेन के अगेंस्ट हार गया। तो क्रोएशिया हर बार नॉकआउट्स में क्वालिफाई करता है पर नॉकआउट्स में जीत नहीं पाता है क्रोएशिया। तो अगर हम क्रोएशिया के नॉकआउट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्रोएशिया 2018 वर्ल्ड कप में भी फाइनल में क्वालिफाई किया था, पर फ्रांस के अगेंस्ट क्रोएशिया फाइनल में हार गया। फिर 2022 वर्ल्ड कप में भी क्रोएशिया अर्जेंटीना के अगेंस्ट सेमीफाइनल्स में हार गया। फिर 2021 यूरो में भी क्रोएशिया स्पेन के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में हार गया था एक्स्ट्रा टाइम में 3-5 के स्कोर लाइन से। तो क्रोएशिया हर बार नॉकआउट्स में अनलकी रहती ही है और एक या दो स्टेप से क्रोएशिया हर बार सिल्वरवेयर जीतने से रह जाते हैं। और क्रोएशिया के लिए ये एक बहुत ही अनलकी या फिर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वो हर बार सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचती है पर एक या दो स्टेप से वो ट्रॉफी जीतने से रह जाते हैं। और एक चीज़, मैंने पिछले वीडियो में एक स्कोर लाइन प्रेडिक्शन किया था कि स्पेन 2-1 या फिर 3-2 के स्कोर से जीत सकता है यूएफए नेशंस लीग के फाइनल में क्रोएशिया के अगेंस्ट। तो ये मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ, पर अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने यह भी कहा था कि अगर स्पेन नॉर्मल टाइम में स्कोर नहीं कर पाता है तो मैच पेनल्टीज़ में भी जा सकता है। और वही हुआ, मैच पेनल्टीज़ में गया और स्पेन ने क्रोएशिया को पेनल्टीज़ में बीट कर दिया। तो ये एक रिव्यू था यूएफए नेशंस लीग के फाइनल के बारे में, जिसमें स्पेन ने क्रोएशिया को पेनल्टीज़ में 5-4 के स्कोर से बीट कर दिया और अपना पहला यूएफए नेशंस लीग ट्रॉफी जीत लिया। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मैच के बारे में, या फिर आप लोगों को क्या नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स लगा इस मैच के बारे में दोनों ही टीम्स के लिए। उसके बारे में भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।